नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कल हमने आपको राष्ट्रवाद के उदय के कारण और कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आप देखेंगे कि आज हम आपको पहले कांग्रेस के उदय के कांग्रेस की स्थापना बताएंगे और फिर कांग्रेस आंदोलन के प्रारंभिक चरण के बारे में, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन के अनेक चरण हैं तो उन अनेक चरणों में एक एक चरण की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि अकस्मात कांग्रेस की स्थापना हो गई। वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत में जो राजनीतिक जागरूकता शुरू हो चुकी थी उसी का एक क्रमिक रूप में जो सतत विकास हो रहा था, तो उसके परिणाम के रूप में, यानी राजनीतिक जागरूकता की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, उस प्रक्रिया का ये एक परिणाम था कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। यानी ये राजनीतिक जागरूकता का ही एक परिणाम, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रारंभ से ही भाई राजनीतिक संस्थाएं बन रही हैं, लेकिन अभी कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी, तो उस प्रक्रिया के रूप में कांग्रेस की स्थापना को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य हैं। कुछ विद्वान हैं जो कांग्रेस की स्थापना को जो है ब्रिटिश सरकार के लिए एक सुरक्षा कपाट के रूप में मानते हैं। तो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, तो कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई है। उदाहरण के लिए लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के गर्म दलीय नेता थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की, षड्यंत्रकारी मस्तिष्क की उपज थी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर ये बताया कि ये ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्था का निर्माण किया गया। तो ये लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने सुरक्षा कपाट का सिद्धांत बताया, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ा हट करके है। अब चूंकि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, इस आधार पर कुछ विद्वान ये इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय व्यक्ति करता तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार इसे अस्तित्व में ही ना आने देते, तो ये भी हो सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना एक तरह से भारत में जो राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी, आंदोलन जो शुरू हो रहे थे, आंदोलन को एक भाई अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। और कांग्रेस के एक उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस जैसी संस्था कोई भारतीय स्थापित करता तो ब्रिटिश सरकार उसे अस्तित्व में ही ना आने देते, इसलिए एक अंग्रेज के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? भाई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना, सुधार, पहले सुधार आंदोलन, फिर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब कांग्रेस की स्थापना के बिंदु अगर देखें तो देखिए, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम। ये अंग्रेज थे और आईसीएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। तो इन्होंने भारत की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के लिए
1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक संगठन की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ये। तो इस नाम से इन्होंने ये संगठन बनाया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ए होम ने ये घोषणा की कि इंडियन नेशनल यूनियन का अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में पूना में आयोजित किया जाएगा। तो ये घोषणा भी कर दी कि इसका अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में पूना में होगा। लेकिन आगे चल करके जब 1885 का समय आया तो पूना में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जानते हैं, चूहों से फैलने वाली एक घातक बीमारी। तो उस समय पूना में प्लेग फैला हुआ था और यही कारण है कि अधिवेशन का स्थान बदल करके पूना के स्थान पर बम्बई कर दिया गया, जो आजकल मुंबई है, ठीक है। तो अधिवेशन का स्थान बदल दिया गया, पूना के स्थान पर अधिवेशन का स्थान कहाँ कर दिया गया, बम्बई कर दिया गया। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 1885 में 29 से 31 दिसंबर के बीच में ये अधिवेशन जो है आप देखेंगे कि बम्बई के ग्वारिया टैंक, ये एक मोहल्ला है, ग्वारिया टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ। तो बम्बई के ग्वारिया टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अधिवेशन इंडियन नेशनल यूनियन का प्रारंभ हुआ, अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनके प्रस्ताव पर, ये एक प्रस्ताव लाते हैं, बात पहले से ही सब थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। यानी जो अभी तक इंडियन नेशनल यूनियन थी, जिसकी स्थापना 1884 में ए होम ने की थी, इसी का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए होम, तो आपको ये लगे कि नहीं, इन्होंने तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, ये कैसे संस्थापक हो सकते हैं? भाई वही चीज़ तो है, नाम बदल दिया। तो भाई इंडियन नेशनल यूनियन के पिता ये हैं, ए होम, ठीक है। अब इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, तो इसके पिता भी तो यही होंगे। भाई कोई व्यक्ति है, उनका नाम पप्पू है और पप्पू का नाम मुन्ना रख दिया जाए तो पिता थोड़ा बदल दिया जाएगा, तो पिता तो वही रहेगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूनियन का ही नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, इसलिए इसके जनक भी ए होम हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो गया। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा अगर देखें तो पहली सार्वजनिक घोषणा इसकी 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को द हिंदू नामक अखबार में की गई थी। तो पहली बार इस अखबार में, द हिंदू नामक अखबार में ये प्रकाशित किया गया था कि भविष्य में देश में एक कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा कब हुई। तो पहली सार्वजनिक घोषणा कब की गई? 5 दिसंबर 1885 को। किस अखबार में की गई, इसे भी ध्यान में रखिएगा, द हिंदू, ठीक है। अब इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों के बारे में अगर आप देखें, प्रारंभिक अधिवेशन,
तो चलिए प्रारंभिक अधिवेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जैसे हमने बताया कि बंबई में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1885 ईस्वी में। ठीक, तो कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था बंबई में 1885 ईस्वी में हुआ। अब ये पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। तो कांग्रेस की पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, अब एओह्योम को कांग्रेस का पदेन महासचिव नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, कि आप जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप महासचिव बने रहेंगे। अब इस अधिवेशन में अगर आप देखें तो इस अधिवेशन के समय में ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के दौरान यह कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टन थे। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये चीज़। अब इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए और इनमें सर्वाधिक 38 प्रतिनिधि जो है वो बंबई प्रांत से उपस्थित हुए थे। ठीक है, सर्वाधिक 38 प्रतिनिधि कहाँ से थे? बंबई प्रांत से। तो ये इस तरह से पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगर देखें तो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, ये दूसरा अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। अब इस अधिवेशन की विशेषता अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो यहाँ ये बात थी कि पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि उनकी अपनी एक संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। लेकिन इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, इसका किस में विलय हो जाता है? कांग्रेस में। यानी इंडियन एसोसिएशन का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, वो कांग्रेस में ही मिल गई। तो एक महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन में ये होती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए देश के महत्वपूर्ण केंद्रों पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन का प्रस्ताव आया कि देश के महत्वपूर्ण केंद्रों में जो है कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए, जिससे कि कांग्रेस के दृष्टिकोणों का प्रचार प्रसार हो सके। हाँ, तो ये मुद्दा भी यहाँ पर आ गया। तीसरी बात यह है कि इस अधिवेशन में जो भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे उन सबको वायसराय लॉर्ड डफरिन ने गार्डन टी पार्टी दी। तो अधिवेशन में आए हुए प्रतिनिधि जो है वायसराय के गार्डन टी पार्टी में उपस्थित भी हुए, उसमें केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो सके थे, बाकी सभी लोग उसमें उपस्थित हुए। तो ये दूसरे अधिवेशन की बात हमने की। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन अगर आप देखें तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 ईस्वी में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन
तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये तो अब आप देखेंगे कि इस अधिवेशन की विशेषता, इस अधिवेशन में पहली बार ऐसे लोग भी उपस्थित हुए जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, और इस अधिवेशन में 95 प्रतिनिधि किसानों के प्रतिनिधि थे। 95 जो है किसान प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे। एक तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज़, इस अधिवेशन के समय में अगर आप देखें तो इस अधिवेशन के समय पहली बार जो है अधिवेशन के लिए आम लोगों से भी चंदा लिया गया। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो अधिवेशन के कार्य संचालन के लिए एक कार्य समिति बनाई गई, व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई जो भविष्य में जो है सब्जेक्ट कमेटी के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो ये भी इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात रही। इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषा में भी भाषण हुआ। इस अधिवेशन में तमिल भाषा में और हिंदी भाषा में भाषण दिया गया। अंग्रेजी में भी हुआ, लेकिन चूंकि इस अधिवेशन में गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग पहली बार शामिल हुए तो सीधी सी बात है कि उनको समझने के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ तमिल और हिंदी में भी भाषण दिया गया था। इस अधिवेशन के दौरान अगर देखा जाए तो बी राघवाचारी के द्वारा उर्दू और तमिल भाषा में निःशुल्क पुस्तिका बांटी गई थी लोगों में, जिसमें सरकार की आलोचना भी की गई थी। इस अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की, और यही कारण है कि इसी अधिवेशन के बाद से सरकार जो है वो कांग्रेस की विरोधी हो जाती है। इससे पहले आप देखेंगे सरकार कांग्रेस के विरुद्ध कोई ऐसा बात नहीं की, लेकिन इस अधिवेशन के बाद से सरकार कांग्रेस की क्या होती है? विरोधी हो जाती है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में आप देखेंगे कि इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में होता है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात। अब जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक, अब जब कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में होना निश्चित हुआ था तो चूंकि हमने बताया कि मद्रास अधिवेशन के बाद ही ब्रिटिश सरकार, भारत की सरकार कांग्रेस विरोधी हो गई, और जब इलाहाबाद में अधिवेशन होना निश्चित हुआ तो उत्तर पश्चिम प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश है, ये इस समय उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के जो गवर्नर थे ऑकलैंड काल्विन थे, और इन्होंने एओह्यूम को एक कड़ा प्रतिरोध पत्र भी लिखा, और दूसरी चीज़ इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जगह देने से भी इनकार कर दिया। जब बाद में दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने जगह उपलब्ध कराई और कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ, बड़ा सफल अधिवेशन भी हुआ। इस अधिवेशन का विरोध, इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खां ने भी किया। इनका भी मानना था कि यानी ये भी पूरा प्रयत्न किए कि इलाहाबाद में अधिवेशन ना हो, क्योंकि सर सैयद अहमद खां प्रारंभ से ही कांग्रेस के विरोधी थे, और जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था और उत्तर प्रदेश उनके सुधार आंदोलन का भी केंद्र था, तो उन्होंने भी इस अधिवेशन का कड़ा विरोध किया, और इसमें इनका साथ दिया बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने।
तो इन्होंने ये साथ दिया था इनका। लेकिन अंततः ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और पहली बार 1000 से ऊपर प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में अगर देखा जाए तो इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय सम्मिलित होते हैं। तो लाला लाजपत राय का पहला अधिवेशन जिसमें सम्मिलित हुए वो इलाहाबाद अधिवेशन था। तो लाला लाजपत राय इसमें सम्मिलित हुए और हिंदी में इन्होंने भाषण दिया। यहीं पर आप देखेंगे कांग्रेस के संविधान का भी निर्माण किया गया। तो ये इलाहाबाद का कांग्रेस का अधिवेशन था। अब आगे देखेंगे इलाहाबाद अधिवेशन के बाद, चूंकि कांग्रेस को पता हो गया था कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से नाराज हो गई है, तो उनका एक लक्ष्य बना कि ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि आगे जुलाई 1889 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक इकाई जो है लंदन में स्थापित होती है। तो कांग्रेस की एक शाखा लंदन में भी स्थापित की गई और लंदन में आप देखेंगे कि इस शाखा ने इंडिया नामक अखबार निकालना भी प्रारंभ किया और इसके माध्यम से कांग्रेस का दृष्टिकोण ब्रिटेन में प्रस्तुत किया, इंग्लैंड में प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कि 1889 ईस्वी का में कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। वेडरबर्न भी अंग्रेज थे। तो 1889 ईस्वी में कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में वेडरबर्न की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में पहली बार बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में उपस्थित हुए। तो पहली बार तिलक किस अधिवेशन में उपस्थित हुए था? 1889 में बंबई अधिवेशन में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इस अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य थे चार्ल्स ब्रैडला, ये भारत आए थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य चार्ल्स ब्रैडला भी उपस्थित हुए। और फिर आगे चल कर के जो 1892 का अधिनियम आता है, ऐसा माना जाता है कि उस अधिनियम में के आने में चार्ल्स ब्रैडला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो ये कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। तो कलकत्ता ये कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन था और ये अधिवेशन जो है 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, अब इस अधिवेशन में अगर देखें तो पहली चीज तो यह है कि इस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली, ठीक है, नामक महिला भी सम्मिलित हुई और इन्होंने सभा को, अधिवेशन को संबोधित भी किया। तो ये कांग्रेस को संबोधित करने वाली, कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली प्रथम महिला थीं। और आपको पता होगा कि कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला थी, फर्स्ट ग्रेजुएट कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। ठीक है, तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी इस अधिवेशन की। दूसरी चीज, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ये निर्णय लिया, ये प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का जो 1892 का अधिवेशन होगा वो भारत में ना होकर के ब्रिटेन में लंदन में आयोजित होगा। ठीक है, यानी यहीं पर कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि 1892 का, 91 का नहीं, 92 का, 1892 का कांग्रेस अधिवेशन भारत में आयोजित नहीं होगा बल्कि वो ब्रिटेन में, लंदन में आयोजित होगा। ठीक है, एक तरह से ये
ब्रिटेन के लोगों को संतुष्ट करने की कांग्रेस की नीति रही कि भाई हम जो कार्य करते हैं वो ब्रिटिश विरोधी नहीं है, हम तो केवल अपने अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब 1892 का समय आया तो 1892 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार यहाँ कोई इस तरह का अधिवेशन करने की अनुमति नहीं दी, और यही कारण है कि यह अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका। ये लंदन की जगह कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। फिर इस बीच में 1891 में बीच में अधिवेशन हुआ, ठीक है। ये नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की थी, ठीक है। ये तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ प्रारंभिक अधिवेशन। इसके बाद जो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। तो ये एक अधिवेशन था। इसकी महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अधिवेशन में पहली बार जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो गाया गया था, और अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी ने स्वयं ये राष्ट्रगीत गाया था। दूसरी चीज़, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो कांग्रेस के कुछ प्रारंभिक अधिवेशन की हमने चर्चा की जो कुछ कारणों से महत्वपूर्ण थे, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः 1885 से लेकर के और 1905 से पहले तक अगर देखें तो इस बीच में उदारवादी नेताओं का ही कांग्रेस पर वर्चस्व था, ठीक है। ये प्रथम चरण था। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार की नाराज़गी 1887 के बाद होती है कांग्रेस से, मद्रास अधिवेशन के बाद, तो वस्तुतः 1888 के उपरांत लगभग 16 वर्षों तक, इससे पहले तक अगर देखो 1904 तक, 1888 के उपरांत लगभग 16 वर्षों तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार को मनाने में लगी रही कि ब्रिटिश सरकार जो है प्रसन्न हो जाए, ब्रिटिश सरकार को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती रही, और कांग्रेस को जो है ब्रिटिश सरकार का मित्र साबित करने के लिए कार्य करती रही कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है, ठीक है। तो ये अगले 1888 से 1904 के बीच में अगर आप देखें तो इन 16 वर्षों में कांग्रेस के जो कार्य थे वो इसी रूप में रहे कि वो ब्रिटिश सरकार को प्रसन्न करने के लिए, कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार का मित्र साबित करने के लिए कार्य करती रही। अब इसी संदर्भ में एक आपको बताएं कि 1900 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो भारत सचिव थे जॉर्ज हैमिल्टन, ठीक है, इनको एक पत्र लिखा, ठीक है। भारत सचिव हैमिल्टन को क्या लिखा? पत्र। तो 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत सचिव हैमिल्टन को पत्र लिखा। अब पत्र में क्या लिखा? अब इस पत्र में कर्जन ने लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। भारत में कांग्रेस
लड़खड़ाकर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे महान महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। देखिए, यानी एक तरफ कांग्रेस अपने को सरकार का मित्र साबित करने के लिए कार्य कर रही है कि हम शत्रु नहीं मित्र हैं, सरकार को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन है जो कांग्रेस की मरने की कामना कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो ये कर्जन की विचारधारा है, ठीक है। अब कांग्रेस का आंदोलन अगर देखें तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया 1947 तक, देश की आज़ादी तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा। अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कांग्रेस के आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन, ना कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, कांग्रेस के आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। हाँ, तो उसमें पहला जो यानी प्रथम चरण का आंदोलन अगर देखा जाए तो प्रथम चरण का आंदोलन 1885 से 1905 तक चला और इसी को उदारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उदारवादी चरण भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का उदारवादी आंदोलन, कांग्रेस का उदारवादी चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण का जो आंदोलन यानी पहले 20 वर्ष का जो आंदोलन है वो उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इस चरण की विशेषता अगर आप देखें तो पहली चीज देखेंगे, कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता हैं वो उदारवादी कहलाए। अब इनमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, एमजी रानाडे, जेवी जोशी, आरसी दत्त और भी इस तरह से बहुत सारे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ये सब कांग्रेस के उदारवादी नेता कहलाए। तो इस प्रारंभिक चरण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेतृत्व पर उदारवादियों का ही वर्चस्व था। कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादी नेताओं के हाथ में था। इसलिए इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इस चरण की विशेषता अगर देखें देखिए, उदारवादी चरण या उदारवादी जो नेता थे, इनके कार्यक्रम, इनकी मांगे सब बड़ी विशिष्ट थी जो है। देखिए, इस उदारवादी चरण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे ये हर वर्ष अधिवेशन करते थे। हर साल में एक बार ये क्या करेंगे? कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे। और इस अधिवेशन में ये क्या करते थे? प्रस्ताव पारित करते थे कि यह, तो साल में एक बार
अधिवेशन होता था और उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता था। ये प्रस्ताव जो है आप देखेंगे कि भारत सरकार, जो भी वायसराय हैं उनको, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश क्राउन को, क्राउन का मतलब शासक से है, राजा या रानी जो भी होंगे, ब्रिटिश क्राउन, चाहे सम्राट होगा या सम्राज्ञी होंगी, तो ये हर वर्ष अधिवेशन करते थे, जगह बदल बदल करके। उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया जाता था और उस प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजा जाता था, ब्रिटिश सरकार के पास और ब्रिटिश क्राउन के पास, और ये प्रार्थना पत्र के रूप में दिए जाते थे। ठीक है, तो ये इनका कार्यक्रम होता था। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इस चरण में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कभी भी कानून के दायरे से बाहर जा करके, कानून के दायरे से बाहर जा करके कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता रही, यानी संवैधानिक दायरे में रह करके ही इन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांगे की, तो ये एक विशेषता थी। फिर आप देखेंगे इस चरण में उदारवादी जो नेता थे वो भारत में ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानते थे कि ये एक वरदान है कि भारत में ब्रिटिश शासन है। ठीक है, बस इनका ये था कि जो अन ब्रिटिश रूल है वो दूर होना चाहिए। वो ब्रिटिश रूल चाहते थे कि जैसे ब्रिटेन में कानून का शासन है वैसे भारत में भी कानून का शासन होना चाहिए। तो ब्रिटिश शासन को ये क्या कहते थे कि ये भारत में ब्रिटिश शासन एक वरदान है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता थी। फिर इस चरण में जो नेता थे वो केवल सुधार चाहते थे कि भारतीय प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में और भी आर्थिक क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। तो ये सुधारों की मांग करते थे। और इस चरण में एक बार भी इन्होंने, आप देखेंगे कि स्वराज की मांग नहीं की, स्वतंत्रता की मांग नहीं की। ठीक, केवल सुधार की मांग की। कभी भी इन्होंने 20 वर्ष में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब इन्होंने स्वशासन की मांग की हो, स्वराज की मांग की हो। ठीक है, तो स्वराज की मांग इन्होंने नहीं की। क्या मांगा? केवल सुधार चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या था? ये इस चरण के कांग्रेस आंदोलन की क्या थी? विशेषता थी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस चरण में, उदारवादी आंदोलन के इस चरण में कांग्रेस ने जो है वो वैधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की मांग की। यानी कुछ वैधानिक मांगे होती थी, कुछ प्रशासनिक मांगे होती थी और कुछ आर्थिक मांगे होती थी। अब वो मांगे क्या थी वो आपको बताते हैं। अगर इनकी वैधानिक मांगे देखें तो पहली चीज तो ये इनकी मांग होती थी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और इनमें भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो ये इनकी वैधानिक मांग होती थी कि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार हो, प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हो और साथ में इन विधान परिषदों में भारतीयों को भी रखा जाए। ठीक है, तो एक तो ये इनकी वैधानिक मांग होती थी। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दूसरी चीज़ ये थी कि ये कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं विधायिका में दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पृथक्करण की मांग की कि कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया जाए। तो ये भी इनकी मांग थी। और फिर देश में विधि का शासन हो,
कानून का शासन हो। तो ये इनकी वैधानिक मांगे थी। पर प्रथम चरण में कांग्रेस आंदोलन की वैधानिक मांगे ये थी, ये इनकी मांग थी। अगर हम प्रशासनिक मांगों की तरफ देखते हैं तो प्रशासनिक मांगों में इनकी एक मांग ये थी कि भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, रॉयल कमीशन गठित किया जाए, शाही आयोग गठित किया जाए। तो प्रशासन की जांच हो, प्रशासन में व्यापक सुधार किया जाए। तो प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन के गठन की मांग कर दी गई। फिर इन्होंने मांग की कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, सेवा का भारतीयकरण किया जाए। तो सिविल सेवा के भारतीयकरण की भी मांग की गई। फिर सिविल सेवा के संदर्भ में ये कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। ये भी मांग की कि इंग्लैंड में तो आयोजित होती थी, भारत में नहीं होती थी, तो इंग्लैंड में भी हो, इंग्लैंड के साथ साथ ये परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। और तीसरी चीज़, सिविल सेवा परीक्षा में उम्र बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक अधिकतम 19 साल, कल हमने बताया था कि 1877 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र 19 साल कर दी गई थी। 19 साल अधिकतम थी, ठीक है, 19 साल के बाद ओवर एज। लेकिन कांग्रेस ने ये लगातार मांग करती रही अपनी स्थापना के साथ कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्र बढ़ाई जाए। तो एक तो ये इनकी प्रशासनिक मांगे थीं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इन्होंने सैनिक व्यय में कमी की मांग की कि सेना में जो आप खर्च कर रहे हैं उसमें कमी की जाए, बल्कि उस धन को अन्य जनता की भलाई में खर्च किया जाए। तो सैनिक व्यय में कमी की मांग की गई। इसके अतिरिक्त नमक कर एवं आय कर में कमी की जाए, नमक कर में कमी की मांग की गई, आय कर में कमी की मांग की। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बजट बढ़ाए, शिक्षा के लिए बजट अधिक कर दे, एक तो ये मांग की। फिर प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करे, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार, ये इस पे बल दिया, ये इनकी मांग रही। तो प्रशासनिक मांगे भी इनकी बड़े महत्वपूर्ण रही, जिससे कि भारतीयों का भला हो सके। प्रशासन की जांच हो, रॉयल कमीशन गठित किया जाए, सिविल सेवा का भारतीयकरण हो, परीक्षा इंग्लैंड भारत में दोनों में आयोजित हो, उम्र बढ़ाई जाए, सैनिक खर्चे कम किए जाएं, नमक कर और आयकर में कमी की जाए, प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए और शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। ये सब इनकी प्रशासनिक मांगे थी। इसके अतिरिक्त इस चरण में कांग्रेस की आर्थिक मांगे अगर देखें तो कांग्रेस की आर्थिक मांगे भी महत्वपूर्ण थी। आर्थिक मांगों में अगर आप देखें तो कांग्रेस की ये मांग थी कि देश में जो है हर क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। स्थायी बंदोबस्त का मतलब हर क्षेत्र में एक बार कर निश्चित कर दिया जाए, फिर भविष्य में उसमें बढ़ोतरी ना की जाए, वो हमेशा वही चले। तो कांग्रेस की मांग यही रही कि देश के हर क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो केवल ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर ही स्थायी बंदोबस्त था, 81% भूभाग पर अन्य बंदोबस्त था। और स्थायी बंदोबस्त का अर्थ भी मैंने बताया कि एक बार कर निर्धारित हो जाए किसानों पर, फिर हमेशा वही कर दें। और फिर तो हर भारत के हर क्षेत्र में, पूरे देश में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए।
और अगर किसी क्षेत्र में ये संभव ना हो तो वहाँ भू राजस्व दर अधिक ना लगाया जाए। हाँ, दूसरी, अगर मान लिया किसी क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू करना संभव नहीं है तो वहाँ भू राजस्व दर में वृद्धि ना की जाए, मतलब भू राजस्व की दर अपेक्षाकृत कम हो। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक मांग थी इनकी। दूसरी चीज़ ये थी कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिले, किसानों को कम ब्याज पर क्या मिले, ऋण मिले, क्योंकि महाजन लोग अगर देखें तो किसानों को बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे और किसान ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता था और फिर उसे अपनी ज़मीन घर सब गिरवी रखना पड़ता था, बेचना पड़ता था। तो इसलिए कांग्रेस की ये मांग रही है कि सरकार जो है किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना करे। कृषि बैंक की ये कांग्रेस की प्रारंभिक मांग रही है, आर्थिक मांग थी, जिससे कि किसानों को जब भी ज़रूरत पड़े इन कृषि बैंकों से कम ब्याज पर ऋण ले सके। ठीक है, तो ये भी इनकी मांग रही। फिर इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो मुक्त व्यापार की नीति थी को समाप्त करने की मांग की। 1813 से अधिनियम के द्वारा 1813 के अधिनियम के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति शुरू की गई। ठीक है, 1813 के अधिनियम के द्वारा आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत के बाज़ारों को जो है ब्रिटेन के सौदागरों के लिए निर्बाध रूप से खोल दिया गया था। तो ये इस मुक्त व्यापार नीति को समाप्त करने की मांग की। ठीक है, भारत में औद्योगिक विकास की मांग की कि भारत में औद्योगिक विकास को संरक्षण दिया जाए, औद्योगिक विकास को संरक्षण। तो भारत में औद्योगिक विकास को संरक्षण की भी मांग की गई कि सरकार जो है भारत में औद्योगिकरण करे, उद्योगों को प्रोत्साहन दे। ठीक है, इसकी भी कांग्रेस की मांग रही। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात रही धन निकासी पर रोक। कांग्रेस की ये मांग रही कि भारत से जो निरंतर ब्रिटेन को धन निकासी हो रही है उस धन निकासी पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, तो इस तरफ से आप देखेंगे कि कांग्रेस की ये आर्थिक मांगे भी महत्वपूर्ण रही। अब कांग्रेस के इस उदारवादी आंदोलन की आलोचना भी की जाती है। वास्तव में कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग थे, एक तो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, एक उग्र विचारधारा के लोग थे। यही कारण है कि आगे चल कर के कांग्रेस में दो विचारधारा हो गई, दो गुट बन गए और वो दो गुट थे नरम दल और गरम दल। तो उदारवादी नरम दली हैं और जो उग्र विचारधारा के वो गरम दल के लोग हो गए। तो जो गरम दल के नेता थे जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये सब जो है गरम दली नेता, उन नेताओं ने इस उदारवादी आंदोलन की आलोचना की। किस रूप में आलोचना की कि ये उदारवादी जो नेता थे ये कभी भी स्वराज की मांग नहीं की, ये भारत में ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे, ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे, इसलिए इनकी आलोचना की गई। दूसरी चीज़, इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कि राजनीतिक पदों के लिए ये कि हमें कुछ राजनीतिक पद मिल जाए, इसके लिए ये सरकार की प्रशंसा करते थे। तो इनकी नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति बताई। ठीक है, तो ये उग्रवादी या गरमपंथी कांग्रेसी नेताओं ने उदारवादी आंदोलन की इस रूप में क्या करते हैं, आलोचना करते हैं और इन्हें कहते हैं कि ये राष्ट्रभक्त नहीं राजभक्त थे। तो लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये आलोचना उपयुक्त प्रतीत नहीं होती और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के ये प्रारंभिक चरण के नेता, उदारवादी आंदोलन के नेता सच्चे राष्ट्रभक्त थे। ठीक है,
इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की, इसका श्रेय इन्हें दिया जाएगा। इन्होंने लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए लोगों में प्रेरणा दी, ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि इन लोगों ने भारत में जो ब्रिटिश शासन का अत्याचार हो रहा था उसे रोकने का प्रयास किया। कि इनका ये मानना था कि सबसे पहले ब्रिटिश कठोरता को समाप्त किया जाए और भारत में सुधार लाया जाए। स्वराज तो तब मांगा जाए जब हम शासन करने के लायक हो जाए, ट्रेनिंग ले लें। अभी स्वराज मिल भी जाएगा तो हम शासन कैसे करेंगे। तो इसलिए इन्होंने केवल सुधार पर बल दिया और यह था कि भाई पहला काम क्या है कि भारत पर हो रहे अत्याचार को कम करना। जब अत्याचार कम हो जाएगा तो आगे हम स्वराज की भी मांग करेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की समीक्षा की। तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन इन उदारवादी नेताओं ने की। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, जे.बी. जोशी, आर.सी. दत्त, ये सब उदारवादी नेता थे और सब ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की, उसका वास्तविक मूल्यांकन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने सिद्ध कर दिया, तर्कों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज भारत का धन ब्रिटेन भेज रहे हैं और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इतने बड़ा योगदान जो है किनका है, ये उदारवादी नेताओं का, कि इन्होंने ही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन करके भारतीयों के सामने रखा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की भावना जागृत हुई। और आपको बताएं कि उदारवादी नेताओं की यही आर्थिक समीक्षा कांग्रेस आंदोलन के हर चरण में बनी रही। यानी हर चरण में यह आर्थिक सुधार, इसी आधार पर आर्थिक सुधारों की मांग की गई। तो अपने आप में ये इनकी बहुत बड़ी देन रही है। तो ये कहना कि उदारवादी नेता राष्ट्रभक्त नहीं राजभक्त थे, कहना गलत नहीं होगा। ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। तो इस रूप में निश्चित रूप से इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इन्हें ले सकते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम चरण यानी जो 1885 से 1905 का रहा, ये कांग्रेस का क्या रहा, प्रथम चरण, ठीक है। तो इस चरण में आपने क्या देखा, तो इस 20 वर्ष में जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहले अधिवेशन से लेकर जो भी हमने बताए उन अधिवेशन पर नज़र रखिए, ठीक है। अब कांग्रेस का ये जो प्रथम चरण रहा, इस प्रथम चरण का उद्देश्य क्या रहा, भारत में सुधार लाना, ठीक है। इनका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना नहीं है, इनका उद्देश्य क्या है, सुधार करना, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि इनके कार्यक्रम और मांगे क्या थी। तो कार्यक्रम हमने आपको बताया। कार्यक्रम इनका क्या था कि हर वर्ष अधिवेशन करना, प्रस्ताव पारित करना, प्रस्ताव की कापियां भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, क्राउन के पास भेजना, वो भी प्रार्थना पत्र के रूप में, ठीक है, इस रूप में। और फिर इनकी वैधानिक मांगे क्या थी, प्रशासनिक मांगे क्या थी, आर्थिक मांगे क्या थी, इनको हमने आपको विस्तार से बताया। इन चीज़ों को आप पढ़ें, इस रूप में ही देखें। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि गरम दलीय नेताओं का ये आरोप कि कांग्रेस के उदारवादी नेता देशभक्त नहीं थे, उपयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी हमने विश्लेषण कर दिया। यानी इस पहले चरण का एक तरह से कांग्रेस आंदोलन का पहले चरण का हमने मूल्यांकन भी आपको प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के आज के लेक्चर में हम तो यहीं तक आपको बताएंगे ये प्रथम चरण के आंदोलन के बारे में। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कांग्रेस का जो द्वितीय चरण शुरू होगा, उग्रवादी चरण, गरम दलीय चरण, तो उसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से
नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक होगा, कांग्रेस का उग्रवादी चरण या गरम दली चरण। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।